नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दारोगा भर्ती मामले में जांच को और तेज कर दिया गया है। तो देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। दारोगा भर्ती मामले में जांच को और ज्यादा तेज कर लिया गया है। तो यूपी के लिए रवाना हुई है विजिलेंस की टीम। तो विजिलेंस की टीम लगातार दारोगा भर्ती घोटाले मामले में जांच कर रही है और अब इस जांच की आज अब यूपी तक पहुंच गई है। तो यूपी के लिए रवाना हो चुकी है विजिलेंस की टीम। तो यूपी से जुड़े सुराग टीम के हाथ लगे हैं, इसीलिए विजिलेंस की टीम अब यूपी के लिए भी रवाना हो गई है। तो जांच के घेरे में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी भी हैं। तो कई दूसरे अधिकारियों पर भी जांच जो है, कई दूसरे अधिकारियों की भी जांच हो सकती है। तो जांच टीम के हाथों लगी है OMR शीट की कॉपी। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय का भर्ती का ये पूरा मामला है। तो दारोगा भर्ती घोटाले मामले में जांच है अब यूपी तक पहुंच गई है। जांच को और तेज कर दिया गया है। तो यूपी के लिए विजिलेंस की टीम रवाना हो गई है। तो यूपी से जुड़े सुराग टीम के हाथ लगे हैं, इसलिए विजिलेंस की टीम अब यूपी में भी जांच करेगी। तो यानी कि लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से गड़बड़ियों का पुलिंदा खुलता जा रहा है, उसी तरह से जांच का दायरा भी अब बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि पहले यूके में जांच हो रही थी और अब यूपी तक की जांच पहुंच गई है। तो विजिलेंस की टीम यूपी के लिए रवाना हो गई है। तो यूपी से जुड़े सुराग टीम के हाथ लगे हैं, इसलिए विजिलेंस की टीम अब यूपी के लिए रवाना हो गई है। तो जांच के घेरे में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कई अधिकारी भी आए हैं। तो कई दूसरे अधिकारियों की भी अब जांच होने वाली है, यानी कि कई बड़े नामों का खुलासा होने वाला है। तो जांच को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। विजिलेंस की टीम अब रवाना हो गई है। जिस तरह से गड़बड़ियों का पुलिंदा खुलता जा रहा है, उसी तरह से जांच को और तेज कर दिया गया है। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, यानी कि पहले उत्तराखंड में कई अधिकारियों पर इसकी जांच की जो गाज है वो गिरी थी और अब यूपी तक ये पहुंच गई है। तो यूपी के लिए भी टीम रवाना हो गई है और कई दूसरे अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। तो अब है, क्योंकि जांच पहले उत्तराखंड में चल रही थी, कई अधिकारियों के नाम आए थे सामने। जिस तरह से गड़बड़ियों के पुलिंदे खुलते जा रहे हैं, जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में वर्ष 2015-16 में जो दरोगा जो भर्ती हुई थी, जिसमें 339 पदों के यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस पर भर्ती का चयन यहाँ पर किया गया था, उसको लेकर अब गड़बड़ी की जो आशंका थी उस पर विजिलेंस अपनी जांच यहाँ पर किए। विजिलेंस की तरफ से मुकदमा यहाँ पर दर्ज कर लिया गया था और उसके बाद जो विजिलेंस की जाँच थी वो सीधे तौर पर भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई जो एजेंसियाँ थी उन तक जाने का काम उन्होंने किया है। पंतनगर विश्वविद्यालय की तरफ से इस भर्ती परीक्षा का जो लिखित परीक्षा का जो पेपर था वो वहां पर उनकी तरफ से कराया गया था और उसमें सीधे तौर पर सबसे बड़ी गड़बड़ी ये देखने को मिली थी जो जांच में आई थी कि जो ORM सीट थी, यानी जो उत्तर जो पंजिका थी, उसमें सबसे बड़ा हेरफेर वहां पर देखने को मिला था। उसके बाद जैसे ही विजिलेंस की टीम वहां पर जांच करने के लिए जाती है तो फिर उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज, यानी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज पंतनगर विश्वविद्यालय में जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता, उसको जलाने का काम वहां पर किया जाता है और ऐसे में जो विजिलेंस का जो शक था और पुख्ता हो जाता है। विजिलेंस की तरफ से वहां के जो अधिकारी थे, उस तत्कालीन जो अधिकारी थे, उनको गिरफ्तार करने का काम वहां पर किया गया। उसके बाद विजिलेंस की टीम पूरी तरीके से, यानी इस भर्ती परीक्षा में जो शामिल जो एजेंसियां थी उनकी धरपकड़ के लिए, उसके जो आरोपी थे भर्ती परीक्षा के, उनकी धरपकड़ के लिए अब अपना जो फैलाव वो आगे बढ़ाने लगी है। उत्तराखंड से विजिलेंस की टीम अब उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से वहां पर मदद मांगी गई है। उनके सहयोग से उन आरोपियों को पकड़ने का काम वहां पर किया जाएगा जिनकी तरफ से ये दरोगा भर्ती में धांधली यहाँ पर की गई थी। जी, अब क्योंकि विजिलेंस की टीम चल पड़ी है, कितने लोग इसमें शामिल है, कितनी टीमें गई हैं यूपी के लिए रवाना हुई है? जी बिल्कुल, जो विजिलेंस के जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि यहाँ से 3 टीमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर अलग अलग स्थानों के लिए रवाना कर दी गई है, जिसमें एक टीम लखनऊ जाने की जो सूचना मिल रही है वो लखनऊ जा रही है, जहाँ पर जो परीक्षा एजेंसी थी जिसने पेपर छापने का काम वहाँ पर किया था
उससे वहाँ पर बातचीत करी जाएगी, उनको वहाँ पूछताछ की जाएगी और अगर कोई गड़बड़ी मिल पाती है तो फिर उनको सीधे तौर पर गिरफ्तार करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे और शहरों के लिए भी जो विजिलेंस टीमें थी वो यहाँ से रवानगी अपनी कर चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि जल्द ही दरोगा भर्ती में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां यहाँ पर हो सकती है। जो सच है वो सच सामने आने का काम यहाँ पर विजिलेंस की तरफ से किया जाएगा। और जिस प्रकार से सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपी कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको बकसने का काम यहाँ पर नहीं किया जाएगा। उसको सीधे तौर पर सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से राज्य के युवाओं के साथ कुठाराघात यहाँ पर किया गया है। जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी भर्ती परीक्षाओं में, उस पारदर्शिता वो नहीं देखने को मिली है। आप अभी हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वही देहरादून से दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम आवास पर आज बीजेपी संगठन की बैठक होने वाली है। तो सीएम आवास पर बीजेपी संगठन की आज बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम आवास पर बीजेपी संगठन की बैठक रखी गई है। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इस बैठक को लिया है। तो सीएम धामी सहित जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें मौजूद रहे। तो प्रदेश महामंत्री संगठन और महामंत्री इसमें शामिल हुए हैं। तो सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज भी इसका हिस्सा रहे। तो सौरभ बहुगुणा भी बैठक में मौजूद रहे इस दौरान। तो संगठन सरकार में बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर यह बैठक की गई है। लगातार हम कल से यहाँ पर हैं। अनेकों विषयों को लेकर संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है और संगठन को गति दी है, ऐसी बैठकें चली हैं। आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक थी, मंत्रियों के साथ भी बैठना हुआ, संगठन के लोगों के साथ भी बैठना हुआ और उसके माध्यम से सरकार के द्वारा किए जा रहे जितने भी कार्य हैं किस प्रकार से जनमानस तक पहुँचाए के लिए अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। तो अभय, आज संगठन की बैठक भी हुई है, क्या कुछ खास था इस बैठक में? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सरकार और बीजेपी संगठन के बीच की ये अहम बैठक आज यहाँ पर हुई है। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटे हैं, घटनाक्रम के दौरान जिस प्रकार से सरकार और संगठन के बीच अलग अलग बयानबाजी देखने को मिली, उसके चलते सरकार की छवि या संगठन की छवि पर यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। उसको बेहतर बनाने के लिए, यानी सरकार और संगठन के बीच में समन्वय की किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, सरकार को संगठन की आवश्यकता, संगठन को सरकार की आवश्यकता इस समय यहाँ पर है, क्योंकि राज्य में अगर विकास के काम तीव्र गति से करने हैं तो फिर दोनों का यहाँ पर मिलकर चलना बहुत जरूरी है। और ऐसे में उस कोऑर्डिनेशन को बनाने का काम आज की इस बैठक में करने का काम किया गया है। कोऑर्डिनेशन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, बेहतर तालमेल के साथ सरकार संगठन दोनों अपना काम करते रहे, उसको लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने आज की इस बैठक की अध्यक्षता करी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन और सरकार के कैबिनेट मंत्री सभी इस बैठक में मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह कि मंत्रियों को जनपदों में प्रवास करने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। जिस मंत्री को जिस जनपद का प्रभार दिया गया वो कम से कम अपने प्रवास स्थलों पर वहाँ पर जाएंगे, रात्रि व विश्राम वहाँ पर करेंगे और खासतौर पर गांव या ब्लॉक स्तर का जो कोई भी प्रवास केंद्र होगा उसको वहाँ पर जाने का काम मंत्रियों की तरफ से किया जाएगा। उसको लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। सरकार और संगठन की एक ही मंशा है कि राज्य सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं या योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए संगठन की आवश्यकता है। संगठन के साथ अगर सरकार का बेहतर कोऑर्डिनेशन रहता है तो फिर ये कहा जा सकता है कि जो सरकार के काम है वो जन जन तक पहुँचाने में सरकार को सहयोग आसानी से यहाँ पर मिल पाएगा। उन दिशा में ही आज के यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए और ये बैठक आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि सरकार के लिए जरूरी इसलिए भी हो जाती है कि प्रदेश के भीतर जो चुनाव होने हैं उन चुनावों के दौरान सरकार की उपलब्धियों को कैसे जन जन तक पहुंचाना, उसका एक खाका तैयार करने के लिए संगठन की उपयोगिता बहुत जरूरी है। इसलिए इस तरह की बैठकें बड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। और उत्तराखंड में कह सकते हैं कि जैसे पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दौरा यहाँ पर हुआ था, उनकी तरफ से दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। उन दिशा निर्देशों का धरातल पर इम्प्लीमेंट हो सके, यानी पार्टी संगठन उन निर्देशों का पालन यहाँ पर कर सके, उसके लिए प्रदेश प्रभारी कल से यहाँ पर उत्तराखंड के प्रवास पर है, जिनके द्वारा अलग अलग बैठकों के माध्यम से उन दिशा निर्देशों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि बीजेपी चल रही है, तो कितनी लंबी ये बैठक रही है और निष्कर्ष क्या निकला इस बैठक?
जी बिल्कुल, आज की जो बैठक रही है करीबन 1 से 1.5 घंटे की ये बैठक यहाँ पर रही है। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में सभी लोग, चाहे वो संगठन के महत्वपूर्ण नेता हों या सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री हों, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। और निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि मंत्रियों को प्रवास कार्यक्रमों के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ चलने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो जानकारियाँ होती है उसे आम जनता तक पहुँचाने के लिए पार्टी संगठन के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसे में सरकार के स्तर पर कोऑर्डिनेशन संगठन के साथ बना रहे, उसके लिए मंत्रियों को यहाँ पर कहा गया, दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। संगठन के पदाधिकारियों को कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुँचने के लिए कहा गया, ताकि सरकार की जनहित की जो नीतियाँ वो जनता तक पहुँच सके, जनता उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर ले सके। कोशिश यही की गई है इस बैठक के माध्यम से कि दोनों के बीच, सरकार और संगठन के बीच किसी भी प्रकार से कोई तालमेल बिगड़ने ना पाए और जो बयानबाजियाँ, अतिरिक्त जो बयानबाजियाँ होती है उस पर अंकुश लगाने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए, ताकि संगठन और सरकार की छवि पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून से दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बिना अनुमति खरीदी गई है करोड़ों की बिजली, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन पर। तो बिना अनुमति के उन्होंने करोड़ों की बिजली खरीदी है, ये आरोप लगे हैं। आयोग से उन्होंने अनुमति नहीं ली है, तो बिजली खरीदने को लेकर कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। तो यूपीसीएल ने 1000 करोड़ की बिजली खरीदी और आयोग को कानो कान खबर तक नहीं लग पाई। तो शिकायत पर सचिव ऊर्जा ने कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि करोड़ों की बिजली खरीदी गई, लेकिन आयोग को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिना अनुमति के उन्होंने बिजली खरीदी है, करोड़ों की बिजली खरीदी गई है और आयोग को इसका पता तक नहीं चला है। तो बिजली खरीदने की अनुमति आयोग से नहीं मांगी गई थी, ऐसे आरोप उन पर लगे हैं। और 1000 करोड़ की बिजली खरीद ली गई और आयोग को इसके बारे में जानकारी तक नहीं दी गई। तो यूपीसीएल ने 1000 करोड़ की बिजली खरीदी है और अब जो शिकायत गई है, तो शिकायत पर सचिव ऊर्जा ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, ये कह सकते हैं कि यूपीसीएल पर इस समय सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये कह सकते हैं कि महंगी बिजली खरीदने का यहाँ पर लग रहा है, जिस पर राजभवन की अनुमति के बाद, यानी राजभवन में शिकायत के बाद जो ऊर्जा सचिव हैं उनकी तरफ से कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। पूरे प्रकरण की यहाँ पर जांच की जाएगी। आरोप ये है कि यूपीसीएल के द्वारा बिना विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के एक महंगी बिजली यहाँ पर खरीदी गई है, जिसके भुगतान के तौर पर 1000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान यहाँ पर किया गया है इस बिजली खरीदने को लेकर यूपीसीएल ने। और ये सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि महंगे दामों पर खरीदी गई बिजली को अब किस प्रकार से आवंटित किया जाएगा, उसका जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा और आयोग की छवि को लेकर जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, वो इस जांच में यहाँ पर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक सवाल अब ये भी है कि बिजली खरीदी गई और यूपीसीएल ने आयोग तक को नहीं बताया और शिकायत मिली, तो अब यूपीसीएल क्या कह रहा है इस पर? बिल्कुल, यूपीसीएल की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया गया है। यूपीसीएल के एमडी से लगातार संपर्क करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामले की जांच चल रही है, जांच में सभी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में रहा है। यूपीसीएल ने कहा कि जिस दौरान बिजली खरीदी गई है, प्रदेश में उस समय आवश्यकता से ज्यादा बिजली यहाँ पर खरीदने की डिमांड ज्यादा बढ़ रही थी, यानी जितना उत्पादन हो रहा था उससे ज्यादा की डिमांड यहाँ पर बढ़ रही थी। तो ऐसे में यूपीसीएल ने मार्केट खुले बाजार से बिजली खरीदने का काम किया। उसमें अगर अब किसी तरह की कोई शिकायत हो रही है, उस पर कोई अगर जांच के आदेश दिए जा रहे हैं तो जांच में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से विद्युत नियामक आयोग की बिना अनुमति के यूपीसीएल ने ये करोड़ों की बिजली खरीदने का काम यहाँ पर किया, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विभाग की जो छवि है वो छवि धूमिल हुई है और उसके ऊपर एक बार फिर शंका के बादल मंडाने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अबे इससे एक मैसेज भी जा रहा है कि दोनों के बीच में बिल्कुल भी समन्वय नहीं है, इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और आयोग तक को पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं बीते 8 साल की तरह ही इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं। तो इस क्रम में प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने से पूर्व पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे। तो वहीं पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे हैं। तो इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो चमोली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है निरीक्षण किए जा रहे हैं लगातार। लेकिन उत्साह भी एक तरफ, तो वहीं पर सुरक्षा के इंतजामों की भी पूरा जायजा लिया जा रहा है। खुद सीएम धामी जो है वहां पहुंचे हैं चमोली में और स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। तो बीते 8 साल की तरह ही इस बार भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। खबर पौड़ी से है, जहां पर पौड़ी जिले में सेब की फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में किसान काश्तकारों के लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है, जिसमें इंडो डच हॉर्टिकल्चर के लिए निदेशक सुधीर चड्डा और कॉरपोरेटिव फेडरेशन और कोका कोला के प्रतिनिधियों ने किसानों और काश्तकारों को सेब की बागवानी के नए मॉडल के बारे में जानकारी भी दी है। तो सब कुछ योजना के अनुसार हुआ है। तो आने वाले दिनों में पौड़ी में सेब की फार्मिंग काश्तकारों की आर्थिकी को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। साथ ही काश्तकारों को एप्पल फार्मिंग की आधुनिक जानकारी भी दी गई है। देखिए, जो हमारा खिरसू ब्लॉक है, पाबो ब्लॉक है और थैलीसैंड ब्लॉक है, यहाँ जो क्लाइमेट है तो वो सेब की खेती के लिए बहुत अच्छा है। और मैं आज चड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एप्पल मिशन को भी, कि मेरे बुलाए पे आज यहाँ आए थे। और हम इस साल कोका कोला के CSR से और चड्डा जी की कंपनी की तरफ से 100 बगीचे लगाने का हमने टारगेट दिया है। देखिए, देखा होगा अभी प्रेजेंटेशन में भी कि ये जो सेब की खेती है ये अब लो हाइट में भी होती है। हालांकि यहाँ ऐसा लो हाइट नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं जो लो हाइट है। कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 1000 मीटर, तो 1000 मीटर वाले किसान के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि वो अपने ज़मीन में भी सेब लगा सकता है। 1000 से 25 और 100 तक गाला जो वैरायटी है वो बड़ी कामयाब है। देखा होगा अभी प्रेजेंटेशन में भी कि ये जो सेब की खेती है ये अब लो हाइट में भी होती है। हालांकि यहाँ ऐसा लो हाइट नहीं है, लेकिन बहुत। तो वहीं देहरादून स्थित पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस वाइपर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उपवा दिवाली मेला 2022 का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत की है और मेले का शुभारंभ भी किया गया है। तो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गीता धामी ने कहा कि एक अच्छा प्रयास है, इससे महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उपवा दिवाली मेले का शुभारंभ किया गया है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा ये जो है प्रदेश आत्मनिर्भर होने जा रहा है और बहुत ही रिलीजियस ये हमारा प्रदेश है। यहाँ पे 30 त्योहारों का बहुत ही बड़ा महत्व है और अभी जैसे कि दिवाली का समय जो है आने ही वाला है, उससे पूर्व में अनेकों जो है तरह तरह के मेले यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और आज हमारी ऑफिसर्स वाइफ्स के द्वारा उपवा संस्थान के द्वारा जो है यहाँ पे दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा ये जो है प्रदेश। खबर काशीपुर से, जहां पर काशीपुर में हुए कुंडा हत्याकांड की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। तो मामले में यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस अब आमने सामने आ गई है। तो वहीं अब मामले में पीड़ित ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ने भी निष्पक्ष जांच की अब मांग कर दी है। तो जांच की मांग कर दी गई है और सीबीआई जांच की मांग की गई है और जल्द कार्रवाई के ना होने पर उन्होंने प्रदर्शन का भी सरकारी
तो सभी लोगों का कहना है कि अगर जांच नहीं की गई और कार्रवाई ठीक से नहीं हुई तो प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ, गुरप्रीत कौर के मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने हमें चिढ़ाने का और काम किया है कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि गुरप्रीत कौर की तो हत्या कर देती है यूपी पुलिस मुरादाबाद की, ऊपर से उल्टा जैसे हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है मुरादाबाद के अंदर घटना कुंडा काशीपुर उत्तराखंड में घटती है और मुरादाबाद के अंदर कई संगीन धाराओं के अंदर पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मेरी पत्नी सरकारी एम्प्लॉय थी, साधन सहकारी समिति में जॉब करती थी। मेरा 4 महीने का बच्चा है और 4.5 साल की बेटी है। जो मेरे साथ हुआ या किसी और के साथ ऐसा ना हो। और दोनों जगह दोनों स्टेटों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि इसकी CBI जांच कराई जाए और मुझे इन बच्चों को इनकी माँ के साथ जो हुआ मुझे न्याय चाहिए। मेरी पत्नी सरकारी एम्प्लॉय थी, साधन सहकारी समिति में जॉब करती थी। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण के लिए भुगतान कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके आज भी स्वास्थ्य विभाग के भवनों का निर्माण अधर में ही लटका हुआ है, जिससे कार्यदायी संस्थाओं के साथ साथ सरकार के सरकारी सिस्टम पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। तो भुगतान के बाद भी बिल्डरों का ना बनना, बिल्डिंगों का ना बनना राज्य के अधिकारियों की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को हिदायत दे डाली है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि निर्माण में किसी भी तरह की कोई लेट लतीफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर भी बरती गई लापरवाही के बाद मामले में पैसा रिटर्न न करने पर प्रशासन की तरफ से कार्यदायी संस्था पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। कार्यदायी संस्थाओं में किसी एक पर्टिकुलर कार्यदायी संस्था की बात नहीं करना चाहूँगा। जितने भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उन सब की मीटिंग्स मेरे द्वारा ली गई हैं और उनको बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पेंडिंग काम पड़े हैं, आधे अधूरे काम पड़े हैं, वो तत्काल उसको इम्प्लीमेंट करें, कंप्लीट करें। और कोई जेन्युइन इशू है किसी कार्यदायी संस्था द्वारा जिसमें रेट रिविजन हो या कभी कभार रेट्स चेंज होते रहते हैं, तो जेन्युइन इशू है तो हम लोग शासन पे उनकी मदद करेंगे। वहीं रामनगर के पीरूमदारा में स्थित किसान इंटर कॉलेज में कुछ अभिभावकों ने दबंगई दिखाते हुए जमकर हंगामा किया है। तो इस दौरान एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रही शिक्षिका को दबंगों ने थप्पड़ जड़ दिया। तो इस दौरान बीच बचाव के लिए आए एक शिक्षक के सर पर अभिभावकों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं शिक्षकों के साथ मारपीट का बीच बचाव करने आए कॉलेज के कुछ छात्र भी इस मारपीट में घायल हो गए हैं। तो जानकारी के मुताबिक कक्षा 7वीं की एक छात्रा को अनुशासनहीनता पर शिक्षिका ने क्लास से बाहर निकाल दिया था, जिस पर उसके परिजनों ने कॉलेज पहुंचकर हंगामा कर दिया। मामले में कॉलेज प्रिंसिपल ने 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा लिया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल विज्ञान महोत्सव चल रहा था, मेरे 2 बच्चे उसमें निकले थे। मैं उनको लेकर रामनगर गया हुआ था। 11 साढ़े 11 बजे करीब मैं यहाँ से निकल गया था बच्चों को लेके। तो वहाँ पर मैं कार्यक्रम में था, उसी बीच मेरे पे विद्यालय से फोन जाता है। विद्यालय में परीक्षा की तैयारियाँ चल रही थी और जो अध्यापकों परीक्षा की तैयारी में नहीं थे वे कक्षा में थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।